That's Mike, News at 9। खाड़ी देशों में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण हवाई क्षेत्र बंद होने से हजारों भारतीय फंस गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 12,000 भारतीय नागरिकों ने मोदी सरकार से सुरक्षित वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। सबसे ज्यादा प्रभाव संयुक्त अरब अमीरात में दिख रहा है, जहां दुबई, अबू धाबी जैसे प्रमुख हवाई अड्डे बंद हैं और ईरानी हमलों से उड़ानें ठप पड़ गई हैं। इससे पर्यटक, छात्र और काम पर गए लोग घर लौट नहीं पा रहे। विदेश मंत्रालय ने इस संकट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, आपात हेल्पलाइन जारी की हैं। भारतीय दूतावास फंसे हुए नागरिकों के संपर्क में है। साथ ही विशेष उड़ानों के जरिए पिछले दिनों हजारों को वापस लाया जा चुका है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने खुलासा किया है कि वॉशिंगटन भारत के साथ व्यापार समझौते में चीन के साथ 2 दशक पहले की गई गलतियां दोहराने से बचेगा, जहां बाजारों को खुला छोड़ने से चीन अमेरिका से कई क्षेत्रों में आगे निकल गया था। दिल्ली में रायसीना डायलॉग में ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लैंडो ने जोर दिया कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा, लेकिन भारत के साथ साझेदारी आपसी लाभ पर आधारित होगी, न कि परोपकार पर। दोनों देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग से अपने अपने देशों को महान बनाना चाहिए। लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुके भारत अमेरिका व्यापार समझौते में अमेरिकी नागरिकों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। लैंडो ने भारत को 21वीं सदी का प्रमुख खिलाड़ी बताते हुए कहा कि ये भारत के उत्थान की सदी होगी और अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी दोनों के हित में है, जिसमें तकनीक, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खतीबजादेह ने भारत और ईरान के बीच गहरे सभ्यतागत संबंधों पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों देश इंडो फारसी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा हैं और ईरान भारत संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है। रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे खतीबजादेह ने मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इन सिद्धांतों पर हमला हुआ है, जिसके खिलाफ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने अमेरिका पर तीखा हमला बोला कि उन्होंने एक देश के प्रमुख की हत्या कर दी है, जो अगर सामान्य हो गया तो कोई भी देश सामान्य राजनयिक संबंध नहीं रख पाएगा। ईरान इस अस्तित्व की जंग में आखिरी गोली तक प्रतिरोध करेगा। I told you I would to repeat it as the last point. For us, we are resisting, and this is a resistance for the history, for the region, for the world, for international law, for the principles of international law, for ethics, for morality, and we are going to resist. And this is for the record of the history. Iranians are sacrificing because rogue, reckless behavior is happening against Iran. This is what we are doing. For the other side, I don't know, you have to ask them, but I think the moment they stop the aggression, we are going to have a new dynamism in the region. Thank you very much. Thank you. नेपाल में संसदीय चुनाव के मतगणना के रुझानों में युवा नेता और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने भारी बढ़त बना ली है। पार्टी करीब 100 सीटों पर आगे चल रही है और कुछ सीटों पर जीत भी दर्ज कर चुकी है। दूसरी ओर पारंपरिक दलों को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल सिर्फ 8-9 सीटों पर आगे है। नेपाली कांग्रेस 10 के आसपास और अन्य पार्टियां भी पीछे छूट गई हैं। ये चुनाव पिछले साल सितंबर में हुए युवा नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद हो रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन में कम से कम 77 लोग मारे गए थे और सरकार गिर गई थी। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण रहा और वोटर टर्नआउट करीब 59 से 60% रहा। हालांकि पूर्ण परिणाम आने में कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि 165 प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों के साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्व की गणना भी होनी है। बालेन शाह झापा 5 में ओली से काफी आगे हैं। आरएसपी की ये बढ़त नेपाल की राजनीति में युवा केंद्रित बदलाव का साफ संकेत है। न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app. Let's